हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे अपन है। बहुत बढ़िया। रेडियस ऑफ कर्वेचर कर लिया था। एंगुलर मोमेंटम की चर्चा कर ली थी ना। ठीक है। अरे वो सब पहले सवाल तो पूरा करें। 53 डिग्री वाला, 53 डिग्री वाले में 3 ही पार्ट किए थे ना अपन ने। 5 कर लिए थे। चलो ठीक है, बढ़े फिर आगे। बढ़े आगे। अब सुनने का ध्यान से। आ, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है ना, और एक प्रोजेक्टाइल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया। ध्यान से समझना। इस प्रोजेक्टाइल को t इक्वल टू T1 इक्वल टू 2 सेकेंड और T2 इक्वल टू 4 सेकेंड। कितना सेकेंड? नहीं, 6 सेकेंड पे हमने एक ही हाइट पे देखा। समझ में आ गई बात? और जिन पॉइंट्स पे हमने उसको देखा उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। कितना है? ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब इस इंफॉर्मेशन से वो सब कुछ आपसे निकला सकता है, जो कुछ भी वो जानना चाहता है वो। तो हम यहां से कैसे आगे पहुंचेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, एक बात बताओ, दो अलग अलग टाइम्स पे अगर वो एक ही हाइट पे है तो हम हाइट की वैल्यू बता सकते हैं? और उन दोनों टाइम्स का सम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। कहानी क्लियर? आप मुझे बताइए, क्या 2 + 6 जो कि 8 होगा, उसकी वैल्यू 2u sin थीटा बाय जी थी? क्या ये 4 है? तो u sin थीटा कितना? 40 ना। कहानी क्लियर? एक बात बताओ, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? 4 सेकंड ना। 2 पे यहां है। एक बात बताइए, ये जो डिस्टेंस होता है इधर इधर चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जो x होता है वो u cos थीटा इंटू टी होता है। अब मुझे बताओ, हमारा x कितना है? 120 इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू 4। अरे 2 और 6 डिफरेंस तो 4 है ना। बताइए ये कितना? बहुत धन्यवाद। तो बताइए u cos थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसका मतलब u क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। अरे 30 और 40 म्यूचुअली परपेंडिकुलर 50 नहीं देंगे क्या? हद करते हो यार। ये x है, ये y है। इधर कितना मिला? 30 मीटर पर सेकंड। इधर कितना मिला? 40 मीटर पर सेकंड। तो रिजल्टेंट क्या मिला? 50 मीटर पर सेकंड। एंगल क्या मिला? 53 डिग्री। 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया ना। तो हमें पता है छोटे वाले से एंगल बड़ा आता है, बड़े वाले से छोटा आता है। ज्यादा इमोशनल हो रहे हो तो यहां से कर लो। बताओ u sin थीटा कितना? u cos थीटा कितना? 30 ना। रेशियो ले लो, u कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा कितना मिल गया? 4 थीटा कितना मिल गया? तो फिर कुछ भी निकाल सकता है ना। आपको इनिशियल वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया, देन कुछ भी पूछे वो। तो वहां पे अब सुनना ध्यान से। इस सवाल की बहुत अलग अलग लैंग्वेज वो बनाता है, जिसको ज्यादा डिजाइन डालनी हो। अच्छा हुआ तेरे नहीं पूछा। 50 मीटर पर सेकंड तो हमने कैलकुलेट किया ना। हमारे पास सिर्फ दो इंफॉर्मेशन थी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे सेम हाइट पे देखा, और जिस हाइट पे देखा, जिन पॉइंट्स पे देखा, उनके बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 120 है। हाइट भी निकाल सकते हैं। तो इस y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2 ना। हाफ जी कितना?
5, T1 2, T2 6, 60 मीटर, ये भी मिल जाएगा। ठीक है। अब पता है ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा, मतलब इसका सिमिलर क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे फ्रेम की ध्यान से समझना। एक बच्चा है जो एक बर्ड फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली, एक बर्ड हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, एक बच्चा किसी एंगल पे उसके पत्थर मारता है। अब वो जो स्टोन है वो t बराबर 2 सेकंड पर बर्ड को हिट करने के बजाय बर्ड को जस्ट ग्रेज करता हुआ निकल जाता है, जस्ट पास से निकल गया उसके। आई बात कितने सेकंड पे? लेकिन वही स्टोन t इक्वल टू 6 सेकंड पे फिर से बर्ड को ग्रेज करता हुआ निकलता है विदाउट हिटिंग द बर्ड। नहीं समझ में आई बात? तो बताओ चिड़िया कितनी ऊंचाई पे उड़ रही थी, लोग साफ हो गए थे। मतलब समझ में आया सवाल क्या है? अभी आपके कौन से एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर कॉन्सेप्ट कि आप उस वक्त इमेजिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके सामने सिचुएशन बनी हुई है इसलिए फटाफट पकड़ लोगे। पर सिचुएशन नहीं बनी हुई थी, ऐसा केस कभी डील ही नहीं किया, तो फिर हवा ही नहीं लगती। बोले हमें क्या पता कितनी हाइट उड़ रही है। स्टोन थ्रो किया किसी एंगल पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे बर्ड को ग्रेज करता हुआ निकलता है, चिड़िया को हिट नहीं करता है, वो सीधी उड़ती रहती है। एंड अगेन t इक्वल टू 6 सेकंड पे वो ग्रेज करता है। मतलब यहां अगर बर्ड था तो बर्ड के जस्ट पास से स्टोन गुजर गया 2 सेकंड पर, और फिर बर्ड के जस्ट पास से गुजर गया 6 सेकंड पे। तो चिड़िया कितनी हाइट पे उड़ रही थी? तो हमें समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम हाइट पे ऐसा होगा ना। तो वो जो 2 टाइम आपको दे रहे हैं उनका सम टाइम ऑफ फ्लाइट है ना? समझ में आई बात? और उन दोनों टाइम्स पे एक ही हाइट पे देखा, इसका मतलब हाफ g t1 t2 वाज द हाइट। तो आंसर कितना होगा उसका? 60 मीटर। पर वो ये भी तो पूछ सकता है कि बताओ उस लड़के ने किस स्पीड से पत्थर फेंका था? 50 से। किस एंगल पे फेंका था? 50 डिग्री पे। उससे कितनी दूर जाके गिरेगा? कुछ भी पूछ लेना वो। तो सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन से बहुत कुछ पूछ सकता है आपसे। आया कुछ समझ? बढ़ जाए आगे। अब सुनिएगा ध्यान से। अब हम बात करेंगे सिंपल केसेस की। 2 स्टैंडर्ड केस है। पहला केस, थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इनको। ठीक है, तो फटाफट लिख लेना, एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंगल रेंज विल बी सेम। भैया रेंज ही सेम होगी। अरे यार पता है जिंदगी में हर चीज में सारा गेम जो है ना वो कॉन्फिडेंस का है। ये जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये सवाल मैंने पिछले टेस्ट में दिया। थीटा में रेंज सेम होती है, बस इतना बोला थीटा 1 और थीटा 2 पे रेंज सेम है। थीटा 1 और, तो अगर थीटा 1 को थीटा लूंगा तो थीटा 2 मस्ट बी 90 माइनस थीटा, तभी तो रेंज सेम होगी। और जो भी तुम्हारे सामने रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट आ गए थे उनके क्लास में भी। मैंने सिर्फ उनका रेशियो पूछ लिया और इनकरेक्ट पूछा। अभी तुम्हें बताऊंगा क्या सवाल था। आप बिलीव नहीं करोगे 90% बच्चे गलत करके आगे सवाल को। और जब घर के फिर एक ही रोना रोते सर घर जाके बन गया। घर जाके बना क्या करूंगा भाई, एग्जाम में बनना था ना। तो सिर्फ इतना तो घूमेगा सवाल। अगर मैं पूछूं थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होगी नहीं होगी, तो भैया उसमें कौन सा तीर मार लिया, तुझे रट्टा हुआ है वो तो। थीटा और 90 माइनस थीटा के बजाय मैंने थीटा 1 और थीटा 2 बोल दिया। थीटा 1 और थीटा 2 पर रेंज सेम थी, इसका मतलब थीटा अगर थीटा 1 इज थीटा तो थीटा 2 इज 90 माइनस थीटा। अब सुनना ध्यान से, एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका थीटा पे लाइक दिस, ये उसकी रेंज है। दूसरे को हमने फेंका 90 माइनस थीटा पर, ये भी यही हिट करता है, रेंज सेम है। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल एंड दिस इज द सेकंड प्रोजेक्टाइल। चलिए स्पीड सेम है दोनों की, ध्यान रखना। ये यू से फेंका इधर, एंगल था थीटा, इसको भी यू से फेंका, एंगल है 90 माइनस। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं को एक को मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका, दूसरे को वर्टिकल से थीटा एंगल पे फेंका। जिसको 90 माइनस थीटा पे फेंका हॉरिजॉन्टल से, वो वर्टिकल से थीटा पे। तो क्या मैं ये जो मैंने बोला थीटा 1 और थीटा 2 पे रेंज सेम है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका, दूसरे को
वर्टिकल से थीटा एंगल में फेंका तो क्या दोनों की रेंज सेम होगी? 100% होगी। अब एक बात बताइए, वर्टिकली ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यू साइन थीटा। अब हम यू साइन थीटा बोल के पाप करने, हम बोलेंगे वर्टिकल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? क्योंकि आपके 90 माइनस थीटा वाले पे वर्टिकल पे यू कॉस थीटा आ रही है, तो यू साइन थीटा तो गलत बोल दिया तुमने। रटना नहीं है ना चीजों को भाई। अगर मैं थीटा एंगल पे फेंकता हूं तो यू साइन थीटा ऊपर लेके जाएगा, 90 माइनस थीटा फेंकता हूं तो यू कॉस थीटा ऊपर लेके जा रहा है। तो यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बोलना गलत है ना। ज्यादा बेहतर होगा वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर लेके जाती है। वर्टिकल कुछ भी हो सकती है यार। तो जरा मुझे बताइए, मैं पहले प्रोजेक्टाइल के लिए बात करता हूं इधर। तो जो मेरे पास इधर वाली वेलोसिटी है ux1, वो क्या बनेगी? u cos थीटा। ux2 क्या बनेगी? u sin थीटा। अरे इधर क्या आएगा? u cos 90 माइनस थीटा इज u। इधर देखता हूं, uy1 इज व्हाट? u sin थीटा। सच है? uy2 इज व्हाट? u cos थीटा। ये भी सच है। अब सिंपल बात करते हैं 1 by 1। एक बात बताइए, पहले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या? 2u sin थीटा बाय, बहुत धन्यवाद। दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या? 2u cos थीटा बाय g। ये सच है? पहले प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दूसरे की हाइट क्या? u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2g। हेलो। अब उस सवाल में मैंने क्या किया, सवाल में पूछ भाई थीटा 1 और थीटा 2 पे रेंज सेम थी, मैंने उनको रेशियो दिया t1 बाई t2 का। क्या tan थीटा आएगा? डायरेक्ट नहीं पूछा ना कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ t1 बाई t2 इज टू tan थीटा। ये एक ऑप्शन दे दिया। दूसरे में t1 बाई t2 को मैंने cot थीटा दे दिया, जो गलत हो गया। गलत आंसर वही सेट किया था। नहीं समझ में आई बात? भाई बताओ t1 बाई t2 क्या होगा? तो अगर t1 बाई t2 tan थीटा है तो t2 बाई t1 cot थीटा होगा ना। t1 बाई t2 थोड़ा ना cot थीटा होगा। अच्छा बताओ h1 बाई h2 क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। और h2 बाई h1 cot स्क्वायर थीटा। इतना तो बदल के पूछेंगे भाई। अगर मैं सीधा पूछ लो इसके टाइम ऑफ फ्लाइट इसका उसका उतना, तो एहसान थोड़ी कर रहे हो, तो यार रट्टा हुआ है तुम्हारे। तो जो याद है उसको अप्लाई करना आना चाहिए वहां। चलो आगे बात करते हैं, रेंज 1 की बात करते हैं। रेंज 1 क्या होगा? पहले का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा इंटू t1। t1 कितना? 2u sin थीटा अपॉन, बहुत धन्यवाद, r2 की बात करता हूं। क्या आएगा? u sin थीटा इंटू 2u cos थीटा बाई g। अच्छा बताइए, क्या दोनों फंक्शंस में u स्क्वायर आ रहा है? क्या दोनों फंक्शंस में, सॉरी, क्या दोनों फंक्शंस में 2 साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये वैल्यू क्या मिली बताओ? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये भी क्या मिली? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? तो यहां थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज एग्जैक्टली सेम है, पर हाइट अलग है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग है। कुछ समझ में आई बात? बनाओ जल्दी से। हाँ जी, क्लियर यहां तक? अब सुनना ध्यान से। इसी कंसेप्ट पे कुछ कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं जो यहीं से लिंक करेंगे। ये समझ में आ गया ना? थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर थीटा 1 और थीटा 2 पे रेंज सेम है, तो अगर थीटा 1 इज थीटा तो थीटा 2 इज। अब इसमें पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है? थीटा 1 और थीटा 2 दो एंगल है मेरे पास, तो वो कुछ भी हो सकते हैं ना। अगर मान लो एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक 15 डिग्री है
तो दूसरा 75 डिग्री होगा। होगा ना भाई? समझ मत ध्यान से। एक बात बताइए, हमें ये बात क्लियर हो गया कि अगर मैं स्पीड दोनों की सेम रख रहा हूं तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा बड़ा होगा। भाई ये है u sin 30, ये है u sin 60। उस तो बदतमीज लोग हो, अगर ये 30 है तो वो 60 हो गया ना, तब तो साइन ही लूंगा ना उधर। हेलो, तो जो एंगल बड़ा है इनमें से उसका हाइट ज्यादा होगा, क्योंकि जो एंगल बड़ा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होता है ना वो, तो u दोनों का सेम है, तो जिसका sin थीटा बड़ा उसका वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा ना। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, क्या नहीं समझ में आई? sin 30 बड़ा होता है या sin 60? 30 बड़ा होता है, फिर कभी समझ में नहीं आएगा। sin 60 बड़ा होता है ना, तो अगर u सेम है तो जिसका एंगल बड़ा उसका sin थीटा बड़ा, और जिसका sin थीटा बड़ा उसका वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा, और जिसका वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा उसकी हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा, पर रेंज दोनों की सेम। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, आप समझिएगा। एक कंसेप्ट और समझिए, जैसे मान लीजिए कई बार ये ना इस तरह के सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, एक्स और वाई है। यार ऐसे नहीं, ध्यान से समझो बात को। ये हाइट थी, फिर वो ये बात चर्चा का विषय या तो बता दो मुझे। अच्छा सुनो ध्यान से, ये एक प्रोजेक्टाइल है, सॉरी ये एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल नंबर 1 है ना, ये दूसरा प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल नंबर 2, और ये तीसरा प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल नंबर 3। हमें ये बात क्लियर हो चुकी है, इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास और कुछ नहीं है, बस आपको डायग्राम बना के दे दिया। अब डायग्राम से एक बात तो क्लियर है कि तीनों के वर्टिकल कंपोनेंट सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा 1, आई एम सॉरी ये थीटा तीसरा है ना, थीटा 3, थीटा 2 और ये थीटा 1 था, है ना। अब सुनना ध्यान से, क्या इनकी वर्टिकल वेलोसिटीज की अगर बात करूं तो u1 sin थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू u2 sin थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू u3 sin थीटा 3। क्यों भाई ऐसा? हाइट सेम है और हाइट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी जिम्मेदार होती, तो अगर हाइट सेम है तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम। अच्छा एक बात और क्लियर, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 सबके मास सेम है, तो अगर सबकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, सबकी, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? वर्टिकल डायरेक्शन की सेम होगी। अगर मास आपने बराबर दे दिए, भाई हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, मास तो आपने बराबर दे दिए, तो हाफ एम सबका सेम। अब सबकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम, तो सबकी वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी सेम। ये बात क्लियर? क्या सबके टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होंगे? तो हम बोलेंगे T1 बराबर T2 बराबर T3 है, H1 बराबर H2 बराबर H3 भी सच है, लेकिन R1 सबसे छोटा, देन R2 देन R3 ये भी तो सच है। अब आपने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, रेंज क्या होती है? u cos थीटा इंटू टी, टी सबका सेम है, तो जिसका u cos थीटा बड़ा उसकी रेंज बड़ी। नहीं समझ में आई बात? तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वेलोसिटी की बात करूं तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए u1 cos थीटा 1 सबसे कम होना चाहिए, u2 cos थीटा 2 देन u3 cos थीटा 3। एनी समस्या? पक्का? तो एक बात का जवाब दो मुझे, इन तीनों प्रोजेक्टाइल्स में जब हमने ग्राउंड से फेंका तो हमने सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसको दी थी? सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसको दी थी और सबसे कम किसको दी थी? ये बताना है। 3 वाले की, क्योंकि वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी सबकी
अब जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ी उसकी हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जिसकी हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी उसकी टोटल भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। नहीं समझ में आई बात? तो वैसा क्या करते हैं, इसे डायग्राम बनाएंगे और इन सब चीजों में मेज द कॉलम पूछ लेंगे। नहीं समझ में आई बात? तो अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, तो देखो मेरी बात सुनना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्री अलोंग द वाई एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन अलोंग द एक्स एक्सिस सबसे कम है, रेंज कम थी ना। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू अलोंग द एक्स एक्सिस, देन आजा भाई, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्री अलोंग द। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो थर्ड की सबसे बड़ी होगी ना, बोलो, क्योंकि अलोंग द वाई सबकी सेम थी। बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत सिंपल, लेकिन एनसीईआरटी का जो एक सवाल है वो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत आसान चीजों पर ज्यादा कर लगा लेते हैं लोग, या समझ नहीं पाते। तो मैं कहता हूं ये सवाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक बार बताऊंगा मैं, ये क्या क्वेश्चन है। अक्सर वो मेडिकल एग्जाम्स में पूछा गया एज इट इज, और अक्सर बच्चे गलत करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे गलत कर देते हैं, सिर्फ सवाल की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी एक बात समझिए, रेंज क्या होती है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। आप समझना, फॉर गिवन वेलोसिटी, मतलब यू की वैल्यू फिक्स कर दी जाए, तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। नहीं समझ में आई बात? रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा बिकम्स इक्वल टू 1। अरे इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 ही तो हो सकती है, और साइन 2 थीटा 1 मतलब 2 थीटा 90, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री ना। तो 45 डिग्री पर आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी, कितने मिलेगी, तो हम सिंपल याद रखेंगे, किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज को अगर आप मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो रेंज किस एंगल में मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए कि मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे फेंका, ये वाई है, और हम एग्जैक्टली 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं लाइक दिस, तो ये अगर एंगल 45 डिग्री है और ये इनिशियल वेलोसिटी u है, और हम कह रहे हैं रेंज निकालना चाहते हैं, r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर बाई जी। अरे यार यहीं से बात करो ना भैया, r मैक्स क्या है, u स्क्वायर बाई जी, बिकॉज ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट बिकम्स इक्वल टू 1 ना। आया कुछ समझ में? अब जब मैंने मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका तब कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट भी तो होगी, तो क्या ये मैक्सिमम हाइट है? तो ये जो h है उसकी वैल्यू क्या है, u स्क्वायर बाई 4g। किस खुशी में कि सब h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। साइन 45 1 बाई रूट 2 और साइन स्क्वायर 45 1 बाई 2, तो कितना मिल जाएगा, u स्क्वायर बाय 4g एट थीटा इक्वल्स टू, कहानी क्लियर? अब जरा मुझे बताइए, क्या ये जो h है ये u स्क्वायर बाई 4g है? तो ये गरीब क्या है, r मैक्स, तो क्या ये r मैक्स बाय 4 है? नहीं समझ में आई बात? अब एक सवाल समझना, सुनना ध्यान से सवाल को। अच्छा ये बात भी एक बार क्लियर कर लो, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इन सब चीजों में ना, और ये सवाल कभी ना कभी अच्छे लेवल पे पूछा भी जा सकता है। दीज कंसेप्ट आर वैलिड फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट और पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में रहे कभी भी, तो आप शॉर्टपुट थ्रो जब करते थे, वो जो गोला फेंकते ना, या डिस्कस वगैरह, डिस्क जो है वो भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, जितनी दूर ट्रेवल करता है उसके कंपेरिजन में, और शॉर्टपुट भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो आपको सिखाया जाता था कि जब आप शॉर्टपुट को थ्रो करोगे तो आपके हाथ को कान के यहां लगभग रखोगे, और कान के यहां से जब वो प्रोजेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली 45 एंगल बनता है।
वो नेचुरली अराउंड 45 डिग्री एंगल बनता है, तो वो मैक्सिमम रेंज ट्रेवल करता है। जब आप डिस्क को भी थ्रो करते हो तो आपका एंगल इस तरह से बनाया जाता है कि वो 45 डिग्री पे जाए और रेंज मैक्सिमम अचीव करे। लेकिन जेवेलियन इज नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट, जेवेलियन इज अ रोड, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, उसकी रेंज 45 डिग्री में मैक्सिमम नहीं होती, वो एंगल अलग आता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगी। अब मैं अगर आपसे कहूं कि यार एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को आपको मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकना है, तो आपकी मैक्सिमम थ्रोइंग कैपेसिटी तो फिक्स है ना। हो सकता है यार मैं किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक पाता हूं, मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, तो कोई और 15 से फेंक पाएगा, कोई हो सकता है 30 से फेंक दे, वो अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा ना, आप कितनी पावर आप जनरेट कर पाते हो फेंकने के लिए। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर मुझसे कहा जाए कि मैक्सिमम रेंज पे फेंकना है, तो ऑब्वियसली मैं अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी यूज करूंगा, वो मैक्सिमम वेलोसिटी यू मान लेता हूं। तो फिर किस एंगल पे फेंकूं? 45 पे फेंकना पड़ेगा ना। तो जब कभी भी आपसे कहा जाए कि किसी ने मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका, तो आप पहले ही अपने दिमाग में सेट कर लो कि मैक्सिमम रेंज का वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब वो एंगल देगा नहीं। अंडरस्टूड है? वो 45 डिग्री है और मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाय जी होगी। ये क्लियर? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यार मैक्सिमम रेंज के लिए एक बॉल फेंकना है, आपने फेंकी, बॉल 200 मीटर दूर जाके गिरी, कितना दूर जाके गिरी? तो रेंज तो कितनी हो गई? तो उसने हाइट कितनी अटेंड की? 50, 1/4 ऑफ द रेंज। अब क्या करता है, वो पूछता है कि जब आपने मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी? तो 50। मैक्सिमम रेंज के लिए जब फेंका तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी? कितनी? 50। अब मैं आपसे कहता हूं एक काम करो, आपको बॉल रेंज के लिए नहीं फेंकनी, मैक्सिमम हाइट के लिए फेंकना है, तो आप कितने एंगल पे फेंकोगे? 90। सीधा ऊपर फेंकेगा ना गरीब, मतलब मैक्सिमम हाइट के लिए 45 फेंकोगे? हद करते हो यार। मैक्सिमम हाइट के लिए किस एंगल पे फेंकना पड़ेगा? 90 ना। और जब 90 पुट करोगे तो मैक्सिमम हाइट वर्टिकली अपवर्ड कितनी आएगी? यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर बाय, ये तो 45 डिग्री वाली रेंज की हाफ है ना। मैक्सिमम रेंज कितनी अचीव कर सकता है? तो यू स्क्वायर बाई जी। और मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड कर सकता है? यू स्क्वायर बाई 2g। लेकिन मैक्सिमम रेंज वाले केस की मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 4g। नहीं समझ में आया? अब हम सवाल की बात करते हैं कि एक लड़का है, वो मैक्सिमम 200 मीटर तक दूर फेंक सकता है, तो मैक्सिमम कितना ऊपर फेंक सकता है? 10 सेकंड में गलत हो गया ना। मैंने क्या कहा? मैक्सिमम 200 मीटर तक फेंक सकता है, तो मैक्सिमम कितना ऊपर फेंक सकता है? तो मैक्सिमम ऊपर फेंकना है तो 90 पे फेंकेगा ना। क्या मैंने तेरे से पूछा कि जब तूने मैक्सिमम 200 के लिए फेंका तो हाइट अटेंड कितनी थी? वो पूछता तो 50 आंसर देता। नहीं समझ में आई बात? इतना झक मारने के बाद अगर 10 सेकंड के बाद आप गलत आंसर दे सकते हो, तो इन फ्यूचर में इसलिए कह रहा हूं कि सवाल को समझना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरी मैक्सिमम रेंज की कैपेसिटी कितनी है, तो यू स्क्वायर बाई जी है 45 डिग्री पे। मैक्सिमम हाइट की कैपेसिटी कितनी है? यू स्क्वायर बाय 2g है 90 डिग्री पे। पर मैक्सिमम रेंज वाले केस में मैक्सिमम हाइट कितनी है? नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो ये तो आपकी मैक्सिमम रेंज वाली कहानी हुई। अब यहीं पे भी एक सवाल पूछा था, उसकी बात कर लेंगे। फॉर मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे फेंकना पड़ेगा? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे फेंकोगे तो बॉल यू सीधा ऊपर फेंकोगे, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो जो मैक्सिमम हाइट जाएगी वो एच मैक्सिमम जो होती है वो यू स्क्वायर बाई 2g होती है। तो जब वो आपकी कैपेसिटी की बात करें, कितना दूर फेंक सकता है और कितनी हाइट पे फेंक सकता है, तो दूर तो मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी है और मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g है। पर मैक्सिमम रेंज वाले केस में हाइट अटेंड कितनी है मैक्सिमम? अभी गड़बड़ मत करना। एक बात बताइए, जब आप प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से ग्राउंड फेंकते हो, इन केस ऑफ 90 डिग्री एच मैक्सिमम इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब आप ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करते हो तो आप मुझे बताइए प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी वेक्टर ग्राउंड से फेंकने के बाद जब वापस ग्राउंड पे हिट करता है तो कितने एंगल से घूमती है? 2 थीटा ना। कितने से घूमती है? अब यहां एक बात समझिएगा,
एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, एक बहुत अच्छा सवाल बनता है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली आपको कई बार मिल जाएगा, पर ये सवाल आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट हिला हुआ है तो आपको साफ कर देगा। एक सवाल क्या आता है कि ये है मेरे पास वाई एक्सिस और ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, है ना। मैंने एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंका, ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहा है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था वो इधर था u, ये वेलोसिटी वेक्टर जो इस डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में? अच्छा सुनो ध्यान से, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ना वो हमेशा पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। यहां v इधर, फिर यहां इधर, फिर यहां इधर, यहां हॉरिजॉन्टल हो गया, यहां इधर हो गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ फाइनल वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये एंगल। अब यहां की तो वेलोसिटी इधर होगी ना, इधर होगी नहीं होगी v? नहीं समझ में आई बात? तो हमसे पूछा जाता है कितने टाइम के बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होंगे। सुनना ध्यान से, ये एंगल है थीटा, तो बताइए ये वेलोसिटी कितनी? u cos थीटा। ये वेलोसिटी कितनी? किसी भी टाइम पर वर्टिकल कंपोनेंट कैसे लिखा जाता है? u sin थीटा माइनस gt। मैंने कहा था डायरेक्शन अपना आप पता लगती है। आई बात समझ में? तो जब यहां वेलोसिटी थी, आप मुझे बताइए ये जो वेलोसिटी होगी ये तो u cos थीटा ही रहेगी ना, और ये जो वेलोसिटी होगी vy ये u sin थीटा माइनस gt होगी। हमसे क्या कहा गया है? कितने टाइम के बाद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से, नहीं समझ में आई बात? तो आफ्टर व्हाट टाइम रिजल्टेंट वेलोसिटी makes an angle 90 degree with initial velocity। initial velocity। अच्छा एक बात बताइए, जब वो 90 दे दे दो वेक्टर्स के बीच का, तो दिमाग में हिट करना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द एंगल। मैंने वेक्टर में भी आपसे कहा था जब भी एंगल वेंगल की चर्चा करे, किसी की चर्चा करे, तो हमेशा a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा याद आना चाहिए। तो बताइए क्या यहां इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो दे रखा है उनके बीच का एंगल 90 होगा? तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। सुनो ध्यान से, ये समझना जरूरी है। अब मुझे पता है कि यहां पर एंगल कितना है? 90। तो भैया क्या u डॉट v मस्ट बी इक्वल टू 0? गलत हो तो बता। नहीं है ना गलत? बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छा बता u की वैल्यू कितनी लिखूं? वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी ना। तो u कितना है? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप डॉट v कितना है? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप मस्ट बी इक्वल टू 0। ये सच नहीं है? सच है? गलत है। ये माइनस है तो क्या जाएगा बताओ? यहां क्या आएगा? बहुत धन्यवाद। अब सुनना ध्यान से, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। बदतमीजों, इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो आप? बेशर्मो हैं, चुल्लू। u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा आई कैप, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मिलेगा ना, i डॉट i तो 1 हो जाएगा। इसका इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 मिलता है, तो मतलब इसका इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ये मिल गया। कहानी क्लियर? अब बारी आएगी इसकी, इसका इसके साथ, अब इसका उसके साथ निकालेंगे, तो ये और ये कितना मिलेगा? माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सच है? माइनस माइनस कितना?
u साइन थीटा जी टी शुड बी इक्वल टू, बहुत धन्यवाद, सच है बात। व्हाइट टोपी, ये क्या देंगे? ये प्लस था या माइनस था? माइनस था, ठीक है। ये क्या देंगे? यार नहीं, एक बार देखो वापस, u cos थीटा, ये तो प्लस मिलेगा, देन u, हाँ माइनस ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। कहीं तो गड़बड़ हुआ है। शांति शांति, u cos थीटा आई केप प्लस u sin थीटा जे केप, देन u cos थीटा आई केप माइनस u sin, वी वाई माइनस ही तो था, तो अपन ने ये नहीं नहीं नहीं, ये तो पूरा ही माइनस है ना, तो अपन ने सही लिखा है u, माइनस आई केप की। रुक जाओ यार, रुक जाओ, हैं? नहीं नहीं, माइनस जी टी है वो, तो वो ज्यादा कलम मत लगाओ। वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑलवेज यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये माइनस हो गया। एक सेकंड, गड़बड़ क्या हुआ? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने पहले सही लिखा था बदतमीजों। सुनो, असल में ये तो मैंने डायग्राम आपके सामने बना दिया, इसलिए आपको पता लगा कि यहां 90 होगा। कुछ समझ में आया? हम एक जनरल बात करते हैं, किसी भी टाइम टी पर वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी वाई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, वो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन रहता है ना टाइम के साथ। समझो ध्यान से, जो चीज मैंने उस दिन कही थी, नहीं नहीं नहीं, यहीं आ जाते हैं, एक मिनट अगली स्लाइड पे चल के बात करते हैं। सुनो ध्यान से, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका किसी भी टाइम टी पर, जनरल टाइम पर, वी वाई की वैल्यू क्या होगी? u साइन थीटा माइनस जी टी। अब एक ही हाइट पर दो अलग अलग जगहों पर मिलता है ना, वो एक ही सेम हाइट के दो अलग अलग टाइम पर, तो अगर ये वाला टाइम होगा ये t, तो ये अपने आप ही नेगेटिव आता है ना, आप पहले से थोड़ी नेगेटिव लिख सकते हो इसको। तो अपन ने वो गलती कर दी, वहां उसको पहले से, पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी वो सही लिखी थी, अपन ने बाद में उसको नेगेटिव करके गलती कर दी। अब सुनो ध्यान से, वापस आते हैं, अब निकालो यहां से, क्या दिस डॉट दिस यही मिलेगा? अब इसका इसके साथ प्लस यू स्क्वायर और ये मिलेगा माइनस, ये मिलेगा माइनस। समझ में आ गई बात? u का इसके साथ ये मिलेगा, इसका इसके साथ प्लस में मिलेगा, इसका इसके साथ माइनस मिलेगा। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी? यू स्क्वायर, यू स्क्वायर तो कॉमन लोगे, तो यू स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा जी टी शुड बी इक्वल टू, तो यू साइन थीटा जी टी शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर, यू से यू को कैंसिल कर दिया जाएगा, टी का वैल्यू मिल जाएगा यू बाय जी साइन थीटा। ये वो टाइम है जब परपेंडिकुलर होगी इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब सुनो ध्यान से, इसके लिए एक शर्त है। हमारा सवाल क्या है? कितने टाइम के बाद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर 90। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने 30 डिग्री से फेंका तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम एंगल घूमता है वो 2 थीटा होता है, तो मैक्सिमम ही 60 बनेगा। नहीं समझ में आया? फिर समझो 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 समझो, कोई बात नहीं। ये x है और ये y, हमने 30 डिग्री पे फेंका, ये एंगल 30 डिग्री है ना, जब इधर गिरेगा तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा ना। तो आपने कितने एंगल पे फेंका था? 30 पे, और ये भी कितना है? तो टोटल कितने एंगल से घूमा? तो गिरने तक भी 90 नहीं हुआ, गिरने तक भी
तो ये तभी पॉसिबल है जब थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री हो। जब थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री से ज्यादा होगा तभी तो वो 90 से ज्यादा एंगल से घूमेगा और कभी ना कभी 90 आएगा। अगर 45 से कम एंगल में फेंका तो पॉसिबल नहीं है। नहीं समझ में आई बात? तो फिर वो रीजनिंग में सवाल बढ़िया बना देगा। यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि जो मैक्सिमम एंगल से वेलोसिटी वेक्टर रोटेट होता है वो 2 थीटा होता है। अगर वो 2 थीटा ही 90 नहीं है तो फिर कभी भी परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं। परपेंडिकुलर आने की शर्त ये है कि वो जो 2 थीटा है वो 90 या मोर देन नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं 45 डिग्री पे फेंकूं तो जब ग्राउंड को हिट करेगा तब 90 होगा। अब जरा मुझे बताइए, नहीं समझ में आई बात? 45 डिग्री पे जब फेंकूंगा तो ग्राउंड पे जब हिट करेगा तब 90 होगा। अब जरा बताइए 45 डिग्री पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या क्या बनेगा? 45 टाइम ऑफ फ्लाइट t becomes equals to 2u sin 45 1 by root 2 by g ना। It is what? root 2u by g। बोलो बोलो ना भाई। चलो आ जाते हैं पीछे। अगर ये 45 डिग्री हो अगर 45 डिग्री होता तो साइन 45 क्या 1 बाई रूट 2 तो रूट 2 पर चला गया ना। तो रूट 2 बाई जी आ गया ना जो भी बताया था वो। नहीं समझ में आई बात? मुझे वो जस्टिफाई करना जरूरी था जो साइन की गड़बड़ हुई थी। नहीं समझ में आई बात? अभी जस्टिफाई हो गया, सही आंसर आ रहा है, आया समझ में? सो दिस इज द राइट आंसर आफ्टर। अच्छा यहां एक सवाल और पूछे, फिर इसको कॉपी करो फिर बताता हूं। इसके लिए जो थीटा है इट शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री ना। इक्वल टू ग्रेटर देन बोलेंगे ज्यादा बेहतर होगा। बढ़े। अब इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब इस v की वैल्यू जानना चाहेंगे। किसकी वैल्यू जानना चाहेंगे? सुनना ध्यान से, देखो सुन, फटाफट लिख लेना। व्हाट विल बी स्पीड of projectile when u and v are perpendicular। u and v are perpendicular। अब बहुत आसानी से स्मार्ट तरीके से आप निकाल लोगे। वो u की टर्म में चाहता है, ये x है और ये y है। हमारा प्रोजेक्टाइल ये था, दिस इज द u और u जो है उसकी लाइन ये थी और यहां कहीं आने पर जो v होगा ये v, वो ये जानना चाहता है। अच्छा बताइए कंडीशन क्या है? दोनों के बीच का एंगल 90। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। दोनों के बीच का एंगल, ये बनाई मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल से u कितना ऊपर था? थीटा ना। इसमें क्या नहीं है, थीटा एंगल फेंका ना गरीब। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ऊपर था? u। और u और v के बीच का एंगल 90, तो v हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे होगा? 90 माइनस थीटा। नहीं समझ में आई बात? तो आप बताओ ये जो एंगल है ये एंगल क्या होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। जरा बताइए क्या ये कंपोनेंट u cos थीटा होता है? और इसमें कभी कोई चेंज? इस v का ये कंपोनेंट क्या बनेगा? v cos 90 minus theta, and because of in case of projectile motion horizontal velocity will remains constant, so this must be equals to u cos theta ना। क्या ये v sin theta है? cos 90 minus theta। तो बताओ क्या बनेगा? v sin theta is equals to u cos theta। तो v becomes equals to u cos theta by
साइन थीटा, दैट मीन्स v बिकम्स इक्वल टू u कोट थीटा। आ गया समझ में? नहीं है? अरे यही तो है। क्या u और v के बीच का एंगल 90 है? क्या u ने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल था? तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगले टेस्ट में इस कंसेप्ट पे मैच द कॉलम क्वेश्चन दूंगा। बढ़े आगे, जल्दी कर लो जल्दी। हाँ जी, अब एक सिंपल सा केस बहुत कॉमनली पूछा जाता है, मैं जस्ट पीवाईक्यू का सवाल है, कई बार तुम्हारी नज़रों से गुजरा होगा, समझा देता हूँ। जैसे बताइए, एक सोल्जर जो है वो गन से बुलेट्स फायर कर रहा है। अब वो चाहता है कि जब वो, अच्छा जैसे यहाँ से बुलेट फायर करेगा थीटा एंगल पे, तो बुलेट प्रोजेक्टाइल करती हुई लैंड करेगी, करेगी ना। और जहाँ से वो फायर करेगा, जहाँ से कितनी दूर जाएगी, दूर गिरेगी रेंज के बराबर। कितने बराबर? अब वो बुलेट्स को फायर करता हुआ एक पूरा 360 डिग्री एंगल से घूम जाता है। तो जब वो 360 डिग्री एंगल से घूमेगा तो वो जहां है वहां से हर बुलेट कितनी दूर जाकर गिरेगी? आर के बराबर। तो एक सर्कल बनेगा ना, वो सर्कल का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा? तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया के लिए रेडियस मैक्सिमम करनी पड़ेगी, और रेंज ही रेडियस है। तो रेंज को मैक्सिमम करने के लिए मुझे 45 डिग्री एंगल फेंकना पड़ेगा। तो एक सिंपल सी बात यह है कि आप यहां से गन से बुलेट फायर कर रहे थे, मान लो 45 डिग्री एंगल पर, तो 45 डिग्री एंगल पर कितनी दूर जाकर गिरेगी आपकी बुलेट? u स्क्वायर बाय, ये गिरेगी ना। क्या ये रेंज होगी? और जब वो पूरा चक्कर काट लेगा तो जो सर्कल बनेगा उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरिया है ना। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब u की पावर 4 बाई जी स्क्वायर। इट इज द मैक्सिमम एरिया कवर बाय दैट सोल्जर। नहीं समझ में आई बात? सिंपल सवाल है भाई, सिंपल सी बात है कि आप यहां से प्रोजेक्टाइल फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज के लिए 45 फेंकना पड़ेगा, और आप मैक्सिमम एरिया कवर करना चाहते हो, सर्कल तो बनेगा ही, तो क्लियर है ना। सोल्जर वुड बी डेफिनेटली एट सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां से आपने बुलेट को फायर किया, ऐसे जाके आर देन, तो ऐसे जो पूरा रेंज बनेगा, उस रेंज के थ्रू जो सर्कल कवर होगा उसका एरिया पाई आर स्क्वायर ही लिखा जाएगा। और आर किसके बराबर है? रेडियस, रेंज के बराबर। अब मैं रेडियस को मैक्सिमाइज करूंगा तो एरिया मैक्सिमाइज होगा, और रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू मतलब रेंज की मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पे होगी। वो कितनी होगी? u स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम एरिया कवर पूछते हैं। सिंपल क्वेश्चन, बोलो बढ़े आगे? नहीं बढ़े? अब मुझे बता, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है? तू क्यों बदतमीज लड़की, मैं क्यों बताऊं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे जैसे तुमने हमें फीस दी है ना हमसे पूछने की, हमने फीस लिए तुमसे पूछने की। ये कौन सी बात है? मैं क्यों बताऊं? नहीं बताना मुझे। हेलो, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है? कोई बता सकता है इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है? हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। इतना ही याद होना चाहिए, इतने में तो काम बन जाता है। जब हमने ग्राफ्स पढ़े थे, मैंने तमीज से पढ़ाया था, आपको समझाया था। इट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट विच गिव्स द नेचर ऑफ द पाथ। ऐसी इक्वेशन जो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देती और वो नेचर ऑफ द पाथ बताती। अच्छा, हमें अलग अलग तरह के ग्राफ्स की इक्वेशन पता थी ना, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो कोई पार्टिकल y बराबर एम एक्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, याद हो? एक एंगुलर मोमेंटम का सवाल करवाया था मैंने।
एक पार्टिकल इस लाइन के अलोंग चल रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? वंस अपॉन अ टाइम था ऐसा। अच्छा हो तुमने एंगुलर मोमेंटम याद दिला दिया, यहां से भी सवाल बनाया जाएगा। हाँ, तो अगर मैं एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालूं और वो रिलेशन स्ट्रेट लाइन का मिल जाए तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालूं और वो मान लो पैराबोला का मिल गया तो पाथ पैराबोलिक होगा। सर्कल का मिल जाए तो सर्कल फॉलो करेगा, एलिप्स का मिल जाए तो एलिप्स फॉलो करेगा। तो इक्वेशन ऑफ पाथ इज नथिंग, इट इज द इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स विच गिव्स द नेचर ऑफ पाथ। तो हमें क्या करना होता है, जैसे प्रोजेक्टाइल का मैं इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी टाइम टी पे वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और किसी भी टाइम टी पर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर एक्स वाली इक्वेशन से टी उठाऊंगा और y में से t को एलिमिनेट कर दूंगा तो मुझे x और y का रिलेशन मिल जाएगा। क्योंकि पता y क्या मिलेगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर फेंका ना, ऊपर की तरफ चलेगा ना, तो किसी भी टाइम t पे कितनी हाइट पे होता है, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? और x तो इधर तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इधर t टाइम में कितना चलेगा, u cos थीटा इंटू t। तो मुझे x की वैल्यू भी पता है, मुझे y की वैल्यू पता है, पर दोनों वैल्यूज मुझे t की टर्म में पता है। तो मैं x वाली इक्वेशन जो कि आसान है उसमें से t उठाऊंगा और y में पुट कर दूंगा तो मुझे एक रिलेशन मिलेगा x और y के बीच में विच शोज द नेचर ऑफ, अरे यार, x और y के बीच की इक्वेशन रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट विच शोज द नेचर ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ क्यों बोल रहे हैं, पाथ का नेचर बता। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है, द रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट विच शोज द नेचर ऑफ पाथ। और याद रखिए किसी भी, जरूरी नहीं आपको, कई बार इससे भी सवाल आए हैं कि वो नई इक्वेशन बना के दे देता है और इक्वेशन ऑफ पाथ पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनाई जाती है। किसी भी टाइम t पर y की वैल्यू लिखी जाएगी, किसी भी टाइम t पर x की वैल्यू लिखी जाएगी। x वाली इक्वेशन से t उठाएंगे और y में से t एलिमिनेट करेंगे ताकि x और y के बीच का रिलेशन मिल जाए। हेलो, हाँ जी, बढ़े। चलो अब इक्वेशन ऑफ पाथ की, x एंड y, ध्यान से सुनना। हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, मैंने अभी आपसे कहा इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, किसी भी टाइम t पे x, किसी भी टाइम t पे y। सुनिए, यहां से प्रोजेक्टाइल फेंका था आपने u से, मान लीजिए आपका पार्टिकल यहां है t बराबर t टाइम पर और इसका जो हाइट है ग्राउंड से वो y है, तो y की वैल्यू क्या लिखूंगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस और नो, इक्वेशन 1। इतना चला x तो इतना ही होगा ना, x का वैल्यू क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे किसी भी टाइम t पे y मिल गया, किसी भी टाइम t पे x मिल गया, x में से उठाऊंगा t जो कि होगा x बाय u cos थीटा और t को यहां पुट कर दूंगा तो t एलिमिनेट हो जाएगा। आप मुझे बताइए अगर मैं इसको लिखूंगा तो y बिकम्स इक्वल्स टू u साइन थीटा, t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक बार बताइए क्या u से u कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा, तो y बिकम्स इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक तो शक्ल यही है, क्या ये पैराबोला की इक्वेशन है, याद करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी में से कोई भी प्लस माइनस हो सकता है। तो देखो ये a मान लो टेन थीटा, तो ये x हो गया और यहां g भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, इस पूरे को b मान लो तो माइनस बी एक्स स्क्वायर हो गया। तो पैराबोला की है ना, पाथ विल बी पैराबोलिक। पर इसकी एक शक्ल और होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, अब ध्यान से समझना इस मॉडिफिकेशन को, फिर इक्वेशन याद रखनी है बाद में, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं।
असल में मुझे इस दोनों टर्म में से x tan थीटा कॉमन लेना है, तो मुझे x तो दोनों जगह दिख रहा है, पर यहां tan थीटा नजर, तो मैं क्या करूंगा, इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई और sin थीटा से डिवाइड कर दूंगा, ताकि sin थीटा अपॉन cos थीटा, तब वहां पे भी tan थीटा आ जाएगा। दूसरी बात समझना, ये जो g है ना, इस g को यहां से उठाइए, इस g को यहां से उठाइए और इस g को इसके नीचे लेके आ जाएगी, चलेगा क्या? एक ही तो बात है, बोलो भाई। अब सुनो ध्यान से, ये 2 है, ये साइन थीटा है cos थीटा, साइन 2 थीटा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर टेन थीटा। अब जरा बताना, y बिकम्स इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय रेंज। क्या एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूं? एक्स टेन थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस एक्स बाई आर, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पाथ एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल बनते हैं इससे, आई बात समझ में? तो पाथ विल बी डेफिनेटली पैराबोलिक। हिंदी नहीं आता, लेक्चर कैसे समझ रहे हो? ये भी समस्या है ना, कोटा में इंग्लिश मीडियम के नाम पे इंग्लिश मीडियम होता क्या है? कुछ मॉड्यूल अंग्रेजी में लिखा होता है। सही है, तो बेचारे जो साउथ वाउथ वाले बच्चे ले लेते हैं गलती से, वैसे तो हम मना कर देते हैं, पर फिर भी अगर वो ले लेते हैं तो वो परेशान रहते हैं ऐसे। चलो मेरी बात सुनो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, जैसे एक बच्चा है, एक पत्थर फेंकता है, उससे कुछ डिस्टेंस पर 6 मीटर डिस्टेंस पर एक वॉल है जिसकी हाइट 3 मीटर थी। सवाल समझना, जैसे ये वॉल है ना, मैंने यहां से पत्थर फेंका, मुझसे वॉल का डिस्टेंस 6 मीटर है और वॉल की हाइट 3 मीटर है। जब मैंने पत्थर फेंका तो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट को पत्थर ग्रेज करता हुआ निकल गया और उधर 18 मीटर बिहाइंड लैंड किया। कितना लैंड किया? ऐसी इंफॉर्मेशन देगा तो उसने आपको डायरेक्टली बहुत सारी चीजें दे दी। जहां आप दूर हो तो x है, दीवार की हाइट y है, और ये x और उधर कितना गिरा ये रेंज है। नहीं समझ में आई बात? सवाल लिखो, एक बार लिखो, लिखिए, अ बॉय थ्रो अ बॉल लिख लो, अ बॉय थ्रो अ बॉल सच दैट, a boy threw a ball such that it just grazes the topmost point, it just grazes the topmost point of a wall, topmost point of a wall of height 3 meter, topmost point of a wall of height 3 meter which is 6 meter away from the boy, height 3 meter which is 6 meter away from the boy. If stone अरे यार, if ball land 18 meter behind the wall, if ball land 18 meter behind the wall, find out if ball land 18 meter behind the wall, wall अरे ball if ball land 18 meter behind the, यार बॉल के पीछे वॉल कैसे लैंड कर सकती है? मतलब 18 मीटर बिहाइंड द वॉल, फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो सुनिएगा ध्यान से, हमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहां वॉल है, वॉल की हाइट y कितनी दे रखी है? 3 मीटर, और लड़के से कितनी दूर है? 6 मीटर, और ये कितना है? 18 मीटर। तो क्या आपको रेंज पता है? 24 मीटर। हम इक्वेशन ऑफ पाथ लगाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। चलिए साहब, y का वैल्यू कितना है? 3, x का वैल्यू कितना है? 6। टेन थीटा मुझे चाहिए, है ना? 1 माइनस एक्स कितना? 6, और ये 24 कितनी बार कैंसिल हुआ?
तो 1 माइनस 1/4, तो 3 इक्वल टू 6 टेन थीटा इंटू 3/4 ना, 3 से 3 को कैंसिल करो तो टेन थीटा क्या आ गया, अरे 4/6 मतलब 2/3, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स टेन इनवर्स 2/3। अब ध्यान से सुनना, क्या टेन थीटा परपेंडिकुलर पर बेस होता है, बोलो ना। तो बताओ हाइपोटेनस कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब रूट 13। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 2/√13 ना। कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 3/√13 ना। तो आपको साइन थीटा भी पता है, कॉस थीटा भी पता है, टेन थीटा भी पता है। अब जरा मुझे बताइए, ये तो उन्होंने एंगल ही पूछा था तो हमने एंगल तो निकाल दिया, पर क्या आपको रेंज पता था, रेंज कितनी थी 24, और रेंज क्या होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहां आप फंस जाओगे, अगर वो u पूछ ले तो यार 2 थीटा नहीं निकाल पाओगे ना। तो बेहतर तरीका क्या होगा हमारे पास बेहतर तरीका होगा सोल्व करने का, यही कर लेता हूं इक्वलिटी। बताओ क्या ये u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी होती है, u cos थीटा इंटू टी। अब जरा बताइए, क्या cos थीटा पता है, साइन थीटा पता है, जी की वैल्यू पता है और रेंज पता है, तो u स्क्वायर मिल जाएगा ना। तो u मिल जाएगा, u मिल गया, थीटा मिल गया, प्रोजेक्टर में कुछ भी निकाल लो। नहीं समझ में आई बात। तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एक दो सवाल और कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आप प्रोजेक्टाइल वाला जो एक्सरसाइज है वो मेहरबानी करके सोल्व कर लें। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और उधर मैंने क्या क्या होमवर्क दे रखा है ना। और सुनो, संडे है और टेस्ट है नहीं, तो सुनिएगा, वर्क पावर एनर्जी हर बैच में चल रही है। मतलब लगभग मैं 50% से ज्यादा एक्सरसाइज डिस्कस कर चुका हूं और बच्चों को कोई डाउट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने बेसिक्स में बहुत वर्क पावर एनर्जी के सवाल सोल्व किए, अच्छे लेवल के सवाल सोल्व किए, कहीं डाउट नहीं आ रहे हैं। तो आपका होमवर्क है वर्क पावर एनर्जी में 1.1, 1.2, 1.3 तीनों में मिला के मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन है। कितने हैं? और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ऑनेस्टली करोगे एक सिटिंग में, ये जो 20 से 25 सवाल है एक सिटिंग में होने चाहिए। सोल्ड एग्जाम्पल भी करने हैं और ये एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 करने हैं। मुश्किल से एक या दो डाउट आएंगे अगर ऑनेस्टली सोल्व करोगे। और आप देख लेना, जैसे हम उधर एनएलएम खत्म करेंगे ना, अभी ये खत्म हो जाएगा चैप्टर तुम्हारा, एक दो क्लास में इसको खत्म एंड कर लेंगे हम लोग। फिर अपन एनएलएम जब शुरू करेंगे तो एनएलएम के साथ साथ इसको भी पैरेलल प्रैक्टिस करेंगे। उधर एनएलएम खत्म, इधर इसकी एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए, ताकि जब वर्क पावर एनर्जी शुरू करेंगे तो फिर एडवांस लेवल के सवाल सोल्व करेंगे। करके आना। थैंक यू सो मच।